हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सेल हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सेल होता क्या है। देखिए, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। आपने देखा होगा, आपका जो घड़ी होती है उसके अंदर आप एक सेल लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो जो सेल होता है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ केमिकल होता है, वो केमिकल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। नाउ ये जो सेल होता है, इसके अंदर क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसका एक जार होगा जो कि इसका आउटर जैकेट होगा। उसके अंदर कुछ यहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल होगा, एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया हमारा जार। इस सेल के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, एक के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, एक का जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर नेगेटिव। तो ये जो ओवरऑल हमारा अरेंजमेंट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। जब ये केमिकल आपका डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी एक सर्किट से, किसी भी एक डिवाइस से, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, बाहर के सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और वही करंट जब इसके अंदर आएगा, तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए करंट के फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके जो चार्जेस है, आपके जो आयन्स है, वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फ्लो करने वाले हैं। अब ये जो सेल होती है ना, इससे रिलेटेड हमको कुछ टर्म्स की बात करनी है। सेल का रिक्वायरमेंट क्यों है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमको मिलेगी, तभी आपके जो चार्जेस है वो एक जगह से क्या होंगे, दूसरी जगह तक मूव करेंगे। मतलब कि इसका काम क्या है, सर्किट के अंदर करंट को सेटअप करना, सिंपल। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस जब हमने पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में अगर कोई रुकावट आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहां पर बात कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इंटरनल मतलब क्या, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा। अब आपका क्वेश्चन ये कि सर सेल के अंदर रेजिस्टेंस कैसे होगा। ध्यान से देखिए, जो चार्जेस आपके बाहर फ्लो कर रहे हैं वो घूमकर कहां आएंगे, सेल के अंदर। तो जब ये सेल के अंदर इस सॉल्यूशन में से पास होंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर क्या है, कुछ एटम्स है, कुछ आयन्स है। ठीक है, तो ये जो करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, तो ये जो एटम्स है और ये जो आयन्स है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा इन द फ्लो ऑफ करंट। सो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करेगा इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। यूनिट क्या होगी आपकी, ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन आता है ये ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ देखिए, नाम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब पढ़ने पे तो हमको लग रहा है कि ये कोई फोर्स होगी, बट एक्चुअल में बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, तो फिर ये होता क्या है, ये जो चार्जेस है ना, ये ऑटोमेटिक तो मूव करेंगे नहीं। कोई भी चार्ज या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो उसको मूव करवाने के लिए हमको उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली तो मूव करेगी नहीं ना, उसको उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये चार्ज को मूव करवाने के लिए काम कौन करेगी, आपकी बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है सर्किट के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आपने अगर यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया, एक सेल को कनेक्ट किया, तो सेल का काम क्या होता है, चार्ज का यहाँ पर फ्लो मेंटेन करवाना, करंट का यहाँ पर क्या करना, फ्लो मेंटेन करवाना। तो जब ये बैटरी इन चार्जेस के ऊपर काम करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन कुछ हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है, यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो हमने पोटेंशियल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही थिन सा बैरियर है जिसको हमको समझना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बाय सेल व्हेन इन ओपन सर्किट। व्हेन इन ओपन सर्किट, जब हमारा सेल ओपन सर्किट के अंदर है, उस टाइम पर उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां से अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं, तो अभी मेरा सेल क्या हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो टर्मिनल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, ईएमएफ। कब, जब ये ओपन है। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज कर दें, अगर हम क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें, और यहां पर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज सर्किट।
तो क्लोज सर्किट के केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ओपन के केस में जो आएगा उसको हम क्या बोलने वाले, ईएमएफ। ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं, इसको समझना बड़े ही केयरफुली। आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी नहीं लॉन्च होती, कोई बाइक नहीं लॉन्च होती, तो उसका माइलेज लिखा हुआ होता है। लेट्स से कोई गाड़ी जिसका माइलेज दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल सिनेरियो में यूज करोगे, जब आप उसको रोड पर लेकर आओगे, तो क्या वो 80 का एवरेज देती है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ वहां से क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो जो 80 था ना, वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर था, कोई आइडियल कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम उसका माइलेज होगा वो कितना था, 80। बट जब आप उसको रोड पर लेकर आए तो रोड का फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, सरफेस का डिफरेंस हुआ, तो उसकी वजह से उसका जो माइलेज है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेम चीज यहां पर भी। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ बैटरी का वो पोटेंशियल है जो ये आइडियल केस में डिलीवर करेगा। आइडियल केस में डिलीवर करेगा। आइडियल केस का मतलब क्या? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। लेकिन आइडियल केस तो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेल की बात करूं जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, ये जो हमारा सेल होता है ना, इसका पोटेंशियल होता है आपका 1.5 वोल्ट, इस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 का इसका ईएमएफ है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसको कहीं भी कनेक्ट नहीं किया उस टाइम पर इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 1.5। लेकिन हमने सेल को बनाया क्यों है? इसको हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। तो जब हम इस सेल को कनेक्ट करेंगे किसी एक सर्किट में, यहां पर हमने क्या करते हैं, देखो रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, तो जब हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, तो इसका जो वोल्टेज ये डिलीवर करेगा ना, वो इससे कम होगा। लेट्स से कि 1.49 हो गया, ये लेट्स से 1.40 हो गया, ठीक है। तो ये जो 1.5 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ईएमएफ, ठीक है। और ये जो 1.49 और 1.4 जो हमको अचीव हो रहा है, जो हमको एक्चुअल में मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ हमको ये देखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इसमें रिलेशन क्या है, और क्यों हमको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाता, क्यों हमेशा 1.5 से छोटी हमको वैल्यू मिलेगी। तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि जब देखिए यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब हमने सर्किट को क्या रखा है, ओपन रखा है, उस केस में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो यहां पर रेजिस्टेंस भी कितना हो गया आपका, 0। रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा एक्चुअल में। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जब यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, R, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां पर एक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो V है ना, ये जो V, आप इसको VR बोल दीजिए, ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये लॉस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ थी ना, उसमें से इतना जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो गया। इसको ओवरकम करने में इतना पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमको जो बचा हुआ मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, एक एक्सप्रेशन हम लोग इसके लिए निकालते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहां पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर हमने क्या करा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पर R, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये जो आपका E यहाँ पर दिख रहा है ना, ये क्या होता है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हम लोग बनाएंगे, उसके साथ में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो क्या होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होगा इसकी ईएमएफ। नाउ जब मैंने इस सेल को कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, ठीक है, अभी तक स्विच क्या आपका ऑफ है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं यहां पर, तो यहां पर देखिए क्या होगा, एक आई करंट यहां पर क्या हुआ, फ्लो होने लगा। ठीक है, आई करंट अगर यहां पर फ्लो होने लगता है तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर करंट की एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कहां से आया है आपका ये, V इज इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां से देखिए I इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, V अपॉन R। V क्या होता है आपका, टोटल पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो यहां पर जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट I इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, टोटल ईएमएफ कितनी है यहाँ पर E, तो ये लिखा हमने E अपॉन में देखिए कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, एक ही R है कैपिटल, एक स्मॉल है, दोनों का में सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R प्लस R। ठीक है, इसका इस तरफ इंटू कर दो तो ये कितना हो गया आपका IR प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया E। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जब ये करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा ना, यहां पर इसके अक्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल। अगर हम यहां पर एक वोल्ट मीटर को लगाएं तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल मिलेगा कितना, V। ठीक है, यही तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल होगा ना। एक्चुअल इसका पोटेंशियल कितना था, E, EMF के बराबर। बट जब हमने इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया तो डिलीवर कितना करेगा, V, जो हमको एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस मिलेगा। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, देखो V इज इक्वल टू IR, सिंपल है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसमें करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R, मतलब ये जो IR है इसको हम क्या लिख सकते हैं V, और V क्या है हमारा यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हमने लिखा देखो V,
तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका E, ठीक है। तो आई आर कितना आ रहा है, देखिए आई आर इज इक्वल टू, सॉरी V निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका E माइनस आई आर। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे ना कि ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा, तो वो क्यों होगा वो यहां से आपको दिख रहा है। ईएमएफ में से अगर हम आई आर को माइनस करें, आई आर क्या होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमको क्या मिलता है एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया ई माइनस आई आर। मान लीजिए कि जब आपका करंट जीरो है, जब आपका करंट जीरो है, आई इज इक्वल टू कितना है जीरो, आई अगर जीरो तो ये फैक्टर जीरो, तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया ई। इसका मतलब क्या है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा क्या है ईएमएफ, लेकिन कब, जब करंट क्या है हमारा जीरो। करंट जीरो का मतलब क्या है, जब ये ओपन है। तो ओपन सर्किट के केस में हमारी बैटरी का जो ईएमएफ होगा, ठीक है, वही उसका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वही क्या होता है आपका मैक्सिमम। लेकिन जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, यहां पर आई आर अमाउंट से क्या होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, तो इस वजह से हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये यहां पर एक रीजन होता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। नाउ सेकंड चीज, एक तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकाला, नाउ सेकंड चीज हमको क्या करना है, इस आर की वैल्यू निकालना है कि जो आर है ना इसको हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में कैसे लिखें, ठीक है। तो इस आर के लिए हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। आर के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग यहां आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि आई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ई अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है, इस पूरे से निकाला। अब आई की वैल्यू हम सिर्फ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से निकालते हैं। कैसे, देखिए आई इज इक्वल टू कितना होगा यहां से, इसके अकॉर्डिंग आई कितना होगा, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना है V अपॉन में रेजिस्टेंस कितना होगा देखो R, तो V अपॉन R क्या होगा आपका I, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, देखिए दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS क्या होगा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो E अपॉन में R प्लस R, ठीक है, इज इक्वल टू V अपॉन में R। सिंपल, हमको क्या निकालना है स्मॉल r की वैल्यू, तो इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका ER इज इक्वल टू VR प्लस V इंटू स्मॉल r। सिंपल, हमको स्मॉल r निकालना है तो इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका ER माइनस VR, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए क्या हो गया आपका इक्वल टू में VR, कॉमन क्या आ रहा है यहां से R, तो इस R को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, और ये जो V है इसको अपॉन में ले लूं, तो ये हो जाएगा आपका E बाय V माइनस V बाय V कितना हो गया 1 इज इक्वल टू कितना R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमारा एक रिलेशन आया कि R इज इक्वल टू कितना होगा कैपिटल R E बाय V माइनस 1, ठीक है। तो ये हमको एक्सप्रेशन को बिल्कुल याद रखना है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से चीजों पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। हमने भी ये दो इक्वेशन देखी। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है आपका, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जब यहाँ से आपका क्या होता है करंट मूव करता है, तो ये यहाँ पर आयंस के साथ इसका क्या होता है कोलिजन होता है, टकराव होता है, उस वजह से यहाँ पर क्या आता है रेजिस्टेंस आता है। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन ए, सिंपल है। तो यहां पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज तो अगर रो की बात करें, रो मतलब क्या, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, तो पहली चीज तो क्या होगा कि ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा कोलिजन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका इंक्रीज। नाउ सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस। अब देखिए जितना ज्यादा यहाँ पर सेपरेशन होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर क्या सेपरेशन डी, तो जितना ज्यादा यहाँ पर सेपरेशन होगा उतना ज्यादा पाथ इसको क्या करना है ट्रेवल करना है, मतलब लेंथ क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो सेपरेशन अगर बढ़ेगा मतलब डी अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें एरिया, किसके एरिया की, इन इलेक्ट्रोड की प्लेट की एरिया की, तो ये जो इलेक्ट्रोड का प्लेट का एरिया अगर इंक्रीज होगा तो देखिए एरिया जितना ज्यादा होगा ना उतनी ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की, चार्जेस को अपनी तरफ, आयंस को अपनी तरफ क्या करने की, कैप्चर करने की। तो अगर यहाँ पर एरिया अगर इंक्रीज होता है किसका, इस इलेक्ट्रोड की प्लेट का, तो साथ में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होगा। एरिया जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका टेम्परेचर। यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या आएगा आपका टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाए, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी जब इसकी रिड्यूस होगी, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि ये जो आपके जो आयंस है वो यहां से यहां तक क्या हो पाएंगे, इजीली मूव कर पाएंगे। जितना ये डेंस होगा, जितना थिन होगा ये, ठीक है, उतना इजीली क्या होगा, यहां से यहां तक आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज
होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर ओवरऑल फैक्टर है जिसपे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब आइडियली अगर हम बात करें तो आइडियली तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 0। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो जितना इसका ईएमएफ है उतना ही हमको क्या मिल जाएगा, बाहर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इस आर की कुछ वैल्यू हुई तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो आइडियली जब हम लोग नया नया सेल बनाते हैं ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जब सेल हम लोग बनाते हैं ना, तो उसका जो आर होता है ना, उसकी वैल्यू काफी कम होती है। तो अगर लाइक 1.5 अगर आपको बोला है उसने, तो लगभग 1.49 1.48 आपको मिल जाएगा। बट जैसे जैसे आप उसको धीरे धीरे यूज करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका इंक्रीज होते जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो जो आउटपुट आपको मिलता है बाहर, वो 1.5 की जगह लेट से 1 मिल रहा है या 0.8 मिल रहा है, तो उस केस में आपका जो सेल है वो कोई काम का नहीं रह जाएगा हमारे लिए। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, सेल को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। So the question is, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 5 ohm is connected to resistor R. If the current in a circuit is 0.3 ampere, calculate value of R resistance and terminal potential difference when circuit is in closed circuit. तो देखिए बड़ा ही खुद सा यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या बोला है कि एक रेजिस्टर है R, ठीक है, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 0.3 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू। तो देखिए हमको गिवन क्या क्या दे रखा है, हमको करंट दे दिया है यहाँ पर 0.3, ठीक है, हमको ईएमएफ दे दिया है यहाँ पर 12 वोल्ट, हमको स्मॉल आर दे दिया है यहाँ पर कितना 5 ओम। हमको क्या निकालना है, सबसे पहला काम तो हमको निकालना है कैपिटल आर, देन हमको क्या निकालना है वी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, डिराइव किया था, तो हमने देखा था कि v इज इक्वल टू कितना होता है, v इज इक्वल टू होता है आपका e माइनस आई आर, होता है ना। सबसे पहले हम v का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे करें, देखो v इज इक्वल टू कितना e मतलब कितना 12 माइनस i की वैल्यू कितनी, देखो i की वैल्यू आपकी 0.3, तो ये लिखा हमने कितना 0.3, r की वैल्यू कितनी बताओ, r की वैल्यू आपकी 5। ठीक है, तो जब आप 0.3 इंटू 5 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा आपका लेट से 1.5 0.3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.5। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना हो जाएगा आपका 10.5 वोल्ट। तो वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है 10.5 वोल्ट। तो यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 10.5 वोल्ट। अब इससे क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू कितना होता है आपका I इंटू आर, हमको पता है। तो V इज इक्वल टू कितना है आपका, देखो 10.5, तो यहाँ पर पुट किया 10.5, I की वैल्यू कितनी देखो 0.3 इंटू में क्या हो गया आपका R। ठीक है, तो R यहां से देखो कितना निकलेगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10.5 डिवाइडेड बाय 0.3। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट उड़ा दो, इसको इससे कैंसिल करो जरा, तो 1 3 5 35, R की वैल्यू कितनी आ गई, तो 35 ओम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले कुछ वीडियो के अंदर हम कुछ और यहाँ पर अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।